गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, उसका स्टेटमेंट बताया था और उसे कैसे प्रूव करते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो अब फिर से रिपीट कर देती हूँ। उसके अनुसार किसी भी क्लोज कंटूर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो होता है किसी भी क्लोज कंटूर के लिए। अब उसमें कंडीशन क्या होती है कि सपोज़ ये हमारे पास एक क्लोज कंटूर है और ये हमारे पास पूरा एक रीजन है। अब इस रीजन के अंदर इस क्लोज कंटूर में कोई भी सपोज़ यहाँ पर एक फंक्शन है एफ जेड, तो ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक होना चाहिए, साथ में एफ डैश जेड कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर हमारे पास ये दो कंडीशन है कि किसी भी क्लोज्ड कर्व में कोई एक फंक्शन हर बिंदु पर और उसके ऊपर, क्लोज कर्व के अंदर और उसके हर बिंदु पर एनालिटिक हो और एफ जेड एक्स कंटिन्यूस हो, तो जो हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये हमारी एक थ्योरम थी, इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रूव करना बताया था। अब इस वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, वेरीफाई क्वेश्चंस थ्योरम फॉर द फंक्शन 5 sin 2z। ये क्या है हमारे पास में, एक एफ जेड फंक्शन दिया हुआ है। इफ़ कंटूर सी इज द स्क्वायर विथ वर्टिसेस 1 प्लस आयोटा एंड माइनस 1 प्लस आयोटा। अब हम इस क्वेश्चन को की विधि से थ्योरम को हल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस ये दिए हुए हैं, तो हम इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सपोज एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये वाई है हमारे पास में। ऐसे ही ये हमारे पास में रियल ऑफ माइनस एक्स है और ये हमारे पास इमेजिनरी ऑफ माइनस वाई। अब इसमें हमारे पास इन वर्टिसेस के साथ एक स्क्वायर बनता है। मैं आपको पहले एक स्क्वायर बना देती हूँ। सॉरी, ये लाइनें सीधी नहीं खींच रही हैं, मैं दोबारा खींचती हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसको आप टू द पॉइंट बनाना चाहें तो इसको आप ग्राफ कॉपी में बना लीजिए। अब यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, जो कंटूर है उसके पॉइंट क्या है, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। दूसरे पॉइंट क्या है हमारे पास में, -1 प्लस आयोटा एंड -1 माइनस आयोटा। अब हमें पता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जिसमें कि हमारे पास x, y इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इस z प्लेन में इस पे हम रियल एक्सिस लेते हैं, इस पे इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इसमें हमारे पास में क्या है, ये 1 प्लस आयोटा वाई, तो इसके अकॉर्डिंग ये x y है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1, 1। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1, 1। इसी तरह से ये इसमें हमारे पास में क्या आएगा 1, -1। तो 1, -1 किधर आता है, 1 इधर हुआ y x का और -1 y का। फिर हम इसका देखें तो ये हमारे पास आता है, मैं इनको दूसरे पेन से कर देती हूँ। ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 1, 1। ये है 1, -1। ये है -1, 1 और ये है -1, -1। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 1, 1, 1, -1, इसके बाद में ये -1, 1। तो -1 x का हुआ और 1 इसका हुआ, तो ये हो गया -1, 1। फिर यहाँ पर -1, -1, तो ये हमारा है -1, -1। तो इस तरह से ये हमारा एक कंटूर इंटीग्रल है जो कि क्लोज है स्क्वायर के रूप में। कोई भी कंटूर इंटीग्रल
किसी भी शेप में हो सकता है, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, बट वो क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज कर के लिए हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम में हम इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब इस कर के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को हमें क्या सॉल्व करना है, फंक्शन ऑफ एफ जेड डी जेड कंटूर इंटीग्रल में ज़ीरो आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कंटूर इंटीग्रल 5 ऑफ साइन 2z। यहाँ पर जो हमारा कंटूर इंटीग्रल है, हम पीछे जाएंगे, ये हमेशा लेफ़्ट में चलता है, वामावर्त दिशा में चलता है। ये हमेशा आपको इसी तरह से लेना है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, सारे पॉइंट्स लेंगे इसके। तो ये किसके बराबर होंगे, 5 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b साइन 2z dz प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ b टू c साइन 2z dz प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ c टू d साइन 2z dz प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ d टू a साइन 2z dz। इस तरह से हमारा ये कंटूर पूरा हो गया। अब हम इस इंटीग्रल में लिमिट्स लगा देंगे, क्योंकि हमें जानते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई होता है। तो dz क्या हो जाएगा, dx प्लस आयटा वाई। अब हम एक एक लाइन का लेते हुए इस पूरे को क्लोज करेंगे। तो इसके लिए नाउ a और b पर हम ये लिमिट्स लेंगे। तो a और b पर x इक्वल टू क्या है, 1 है। अब x 1 है, दैट इम्प्लाइज dx कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर dz की जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा इंटू वाई। और y का मान क्या है, एंड y का मान -1 से 1 तक होगा। इसी तरह से b ऑफ c मैं आपको पीछे जाके बता देती हूँ। अब देखिए ये b और c है, तो यहाँ पर y 1 है और यहाँ भी y 1 है। तो y इज़ इक्वल टू 1 के लिए x का मान 1 से -1, इधर से इधर चलेंगे तो 1 से -1 होगा। इसी तरह से c और d का हम करेंगे तो x -1 के लिए y होगा 1 से लेके -1 तक। और d और a का हम करेंगे तो y -1 के लिए x होगा -1 से लेके 1 तक का। तो ये सब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो BC पर y इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज dy इक्वल टू 0। अब यहाँ dy 0 आ जाएगा तो ये dx dz बराबर dx आ जाएगा। एंड लिमिट्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 to -1। फिर CD पर x इक्वल टू -1, दैट इम्प्लाइज dx इक्वल टू 0। एंड लिमिट्स of y is 1 to -1। and dA पर सिमिलरली dA पर क्या हो गया, y इक्वल टू -1, दैट इम्प्लाइज dy इक्वल टू 0। एंड लिमिट्स ऑफ x कितना हो गया, -1 to 1। तो इस तरह से हमारे पास में ये सारी लिमिट्स आ जाएगी। इनको हम इस इंटीग्रल में, ये जो हमारा इंटीग्रल है इसमें हम इसको रख देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ c एफ जेड डी जेड इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1। ये यहाँ से -1 to 1 लिखेंगे।
और साइन ऑफ ट्वाइस जेड की जगह क्या लिखेंगे 1, यहाँ 1 प्लस एक्स बराबर 1 है और आयटा वाई, तो ट्वाइस 1 प्लस आयटा वाई इंटू आयटा डी वाई, यहाँ से आएगा आयटा डी वाई, तो ये हो गया आयटा डी वाई प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to -1 साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस आयटा इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to -1 साइन ऑफ ट्वाइस -1 प्लस आयटा वाई इंटू आयटा डी वाई प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 साइन ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस आयटा इंटू डी एक्स। अब इस इक्वेशन में से हम डी एक्स की टर्म को एक साथ ले लेंगे और वाई की टर्म डी वाई की टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, तो वो हमारे पास में आएगी इज इक्वल टू 5 आयटा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 साइन ऑफ ट्वाइस प्लस ट्वाइस आयटा वाई माइनस साइन ऑफ माइनस ट्वाइस आयटा प्लस ट्वाइस आयटा वाई, सॉरी -2 + 2 आयटा वाई इंटू डी वाई प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to -1 साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस आयटा माइनस साइन ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस आयटा इंटू डी एक्स। अब हम इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। अब हम साइन सी माइनस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 5 ऑफ आयटा, ये 5 आयटा है, यहाँ से ट्वाइस यहाँ पर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आयोटा। अब इसको मैं इंटीग्रेशन को डायरेक्ट नहीं करके आपको खोल के दिखाती हूँ। इस पूरे में मैं यहाँ लिखूँगी 5 ऑफ आयटा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो ट्वाइस प्लस ट्वाइस आयटा वी वाई माइनस ट्वाइस प्लस ट्वाइस आयटा वाई बाई टू इंटू साइन ट्वाइस प्लस ट्वाइस आयटा वाई माइनस ऑफ डी, तो ये माइनस ऑफ डी है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस ट्वाइस माइनस ट्वाइस ऑफ आयटा वाई बाई टू इंटू डी वाई। इसी तरह से प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 ट्वाइस कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस आयटा प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस आयटा बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी, ये ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस आयटा माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस आयटा बाई टू इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारे पास में। और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में आएगा 10, ये 5 to 10 हो गया, 10 ऑफ आयटा इन साइन, अब यहाँ पर यहाँ ट्वाइस आयटा कट गया, साइन ऑफ 2 + 2 4/2, तो साइन 2 आ गया, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। साइन ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 कॉस ऑफ ट्वाइस आयटा वाई डी वाई प्लस, अभी इसी तरह से इसको हम करें तो यहाँ पर 10 साइन ऑफ ट्वाइस आयटा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 कॉस ऑफ 2x dx। अब हम इसको और आगे हल करें तो हमारे पास आएगा 10 आयोटा साइन ऑफ 2 कॉमन हो गया। अब कॉस
2 आइटा वाई का कितना हो गया, साइन ऑफ ट्वाइस आइटा वाई अपॉन ट्वाइस आइटा इंटू -1 to 1 प्लस tan ऑफ साइन 2 आइटा साइन ऑफ 2x अपॉन 2 1 to -1 और विच इज़ इक्वल टू 5 साइन 2 इंटू साइन 2 आइटा प्लस 5 ऑफ साइन 2 आइटा इंटू माइनस ऑफ 2 साइन 2। ये हो गया। अभी सॉरी प्लस 5 साइन 2 आयोटा इंटू माइनस ऑफ दिस साइन 2 हो गया। अब इसको हम 2 को बाहर निकाल देते हैं और माइनस को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 5 साइन 2 आयोटा माइनस 5 साइन 2 साइन ऑफ 2 आयोटा और विच इज़ इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कंटूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कंटूर इंटीग्रल 5 साइन 2z डी जेड इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हमें ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम प्रूव भी हो गई और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ़ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2 कैन कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम बी अप्लाइड व्हेन। पहला है द पाथ ऑफ द इंटीग्रल सी इज द सर्किल, दिस इज इक्वेशन इज मॉड जेड इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इज द पाथ ऑफ द इंटीग्रल सी इज अ सर्किल व्हेन मॉड जेड इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, अगर हमको ये फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू दिस, तब क्या ये कॉची प्रमेय को इसमें लागू कर सकते हैं, जबकि दो कंडीशन दी हुई है। एक तो हमको कंटूर इंटीग्रल सर्किल दिया हुआ है जो कि मॉड जेड इक्वल टू 3 जिसकी इक्वेशन है, और दूसरा सर्किल दिया हुआ है जिसका मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब हम इसको सवाल को हल करेंगे। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो अब आप देखिए कि जब मैं इसको यहाँ पर मॉड जेड इक्वल टू 3 बनाऊँ, इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर क्या है, सॉरी तो सेंटर यहाँ पर सेंटर क्या है, 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये 1 2 और ये 3, सपोज़ मैंने ये बनाया 1 2 और 3, इसको आप गोल बना लीजिए। ये हमारे पास में ये एक हमारा क्लोज कंटूर हो गया जिसका कि सेंटर तो है 0 0 और यहाँ पर इसका रेडियस है मॉड जेड इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास ये 3 हो गया। अब हमको ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एफ जेड, क्या दिया है हमको, इंटीग्रल में क्या दिया है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड इज़ दिस मॉडुलस ऑफ जेड। इस पे ये 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर z बराबर 2 पर फंक्शन जो है हमारा एनालिटिक नहीं है। क्यों नहीं है कि z बराबर 2 पर ये हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है नीचे वाला हमेशा, और ये हमारा फंक्शन ऑफ z होता है। तो यहाँ पर ये z माइनस 2 पे z माइनस 2 बराबर 0, दैट इम्प्लाइज z बराबर
2 हो गया। यहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, अब ये 2 इसके अंदर ही आ रहा है। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड कंटूर इंटीग्रल पे 0 कब होगा, जबकि फंक्शन इसके पूरे के अंदर और इसके ऊपर एनालिटिक होना चाहिए। पर यहाँ पर क्योंकि ये 2 इसके अंदर आ रहा है और इस पॉइंट पर ये यहाँ से मैं रेडियस इसकी यहाँ लिख देती हूँ, ये यहाँ से यहाँ की रेडियस 3 है और ये यहाँ पर 2 आ रहा है और ये इसके अंदर आ रहा है और इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है फंक्शन। तो इसका मतलब ये हमारा इस पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लग सकती। अब हमारे पास जो दूसरा है ये तो हमारा हुआ फर्स्ट, और जो हमारे पास सेकंड हुआ, तो सेकंड हमारे पास क्या है, दोबारा देखते हैं पीछे। सेकंड क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज मॉडल ऑफ जेड इक्वल टू 1। तो मॉड जेड इक्वल टू 1 पर सेंटर तो क्या हुआ हमारे पास 0,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो सर्किल बना दूसरा वाला, ये हमारे पास बना ऐसे। तो ये जो पॉइंट है 2 जो एनालिटिक नहीं है, ये इसके बाहर है, तो इसके अंदर के सारे पॉइंट एनालिटिक हैं फंक्शन के, तो इसलिए ये फंक्शन में कॉची रीमान थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2 dz इक्वल टू 0। जब z इक्वल टू 1 है, यहाँ पर z इक्वल टू 3 है अगर, तो ये हमारे पास 0 नहीं होगा और इस पे कॉची की इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगेगी और इस पे कॉची की इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगी। हम इसके डायरेक्ट इसको रख देंगे दिस इज़ इक्वल टू 0। इस तरह से आप बाकी भी सवाल करेंगे, पूरे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि फंक्शन एनालिटिक फंक्शन अंदर है कंटूर के या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप सवाल को हल करेंगे। बाकी आगे आप कमेंट्स में जा कर के मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।